लोगों के बहुत अनोखे तरह के मिस्टीरियस एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। तो ऐसा भी कभी कभी होता है ना कि किसी इंसान को किसी भी जगह पे मतलब वो बैठे हैं और चाहे कुछ भी कर रहे हैं ना तो उनको नंबर्स दिखने लगते हैं रैंडमली। उधर देखे तो उनके माइंड से 1-1 दिखने लगता है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, उधर 3 दिखने लगता है, या फिर जगह जगह पे उनको एब नॉर्मल पैटर्न्स दिखने लगते हैं। जैसे इस इमेज को देखो, इस इमेज में एक पेड़ का ब्रांच कटा हुआ था, एक टुकड़ा है, ठीक है, पेड़ का। तो इसमें एक ऐसा मार्क है जो कि ऑफ कोर्स सभी को दिखता है और ये ऐसा रिजेंबल कर रहा है जैसे कोई आत्मा हो ब्रांच में। साइंस इस चीज को पैरेडोलिया कहता है। पैरेडोलिया मतलब हर चीज में मीनिंग फाइंड कर लेना। जैसे आप अगर आसमान में देखोगे कभी तो बादलों में आपको अलग अलग शेप दिख जाएंगे। या फिर मैं आपको कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये देखो, ये एक पहाड़ का पिक है, घास है, चट्टान है, ऐसा लग रहा है ये किसी का चेहरा है। और ये देखो, ये ऐसा लग रहा है कि आंख है। और ये देखो, ये पत्ते पे लग रहा है किसी का मुंह बना हुआ है। और इधर ऊपर और एक इंसान दिख रहा है। और ये देखो, ऐसा लग रहा है कि ये हंस रहा है। और ये देखो, एक आइलैंड में ऐसा शेप है, ऐसा लग रहा है कोई उल्फ है। और ये देखो, फूल के बीच में ऐसा बना हुआ है जैसे लग रहा है कि ये कोई हड्डी है। तो इसके पीछे का साइंस ये है ना कि ये हमारा दिमाग क्रिएट करता है सिंपली बिकॉज हमारा ब्रेन ऐसी चीजों को करने में बहुत इंटरेस्टेड है। वो हर चीज में मीनिंग और इन्फॉर्मेशन को ढूंढता रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं कि एग्जाम के पहले हम लोग नर्वसनेस को कैसे कम करें। एग्जाम के पहले जो एक डर वाला फीलिंग आता है उसको कैसे कम करें आखिर। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ और आपको ये सुनने में चाहे क्रिंजी लगे चाहे क्लीशे लगे, बट मेडिटेशन इज द आंसर। आप एग्जाम के पहले सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन के पोज में बैठकर अपने आंखों को बंद करके अपने सांस पे फोकस करो और फिर देखना कि जब आप एग्जाम दोगे ना तब आपका हार्ट बीट जो इतना 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 धड़कता था वो इतना आ जाएगा। ट्राई इट मेन एंड गर्ल्स। देखो, एग्जाम का डर, एग्जाम का टेंशन, एग्जाम का नर्वसनेस, ये सब दिमाग के अंदर के केमिकल्स के चलते होता है, बैलेंस इम्बैलेंस के चलते। तो मेडिटेशन से आप इसी केमिकल सिस्टम को हैक कर ले रहे हो और काल्म बनने के लिए। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इस टेक्निक को कहते हैं प्री एग्जाम मेडिटेशन और ये सच में बहुत इफेक्टिव है अगर आप अपने सांसों पे फोकस कर पाओ तो। ये नहीं कि मेडिटेशन में बैठ के अपने किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हो। 10 मिनट्स दिमाग को काल्म करना बिफोर एग्जाम, दैट वाज इट। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। KTM, ये जो पॉपुलर बाइक कंपनी है KTM, क्या आपको पता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है? KTM ये जो बाइक कंपनी है ना, ये बहुत ही अलग सी कंपनी है और इसका जो फुल फॉर्म है ना वो और भी बहुत अलग है। KTM का फुल फॉर्म है क्राफ्ट फैज्यूग ट्रंकेन पोल्स मैटिगोफिन। इतना कॉम्प्लेक्स फुल फॉर्म और इस कॉम्प्लिकेटेड से 3 वर्ड का सिंपल इंग्लिश में मतलब है मोटर व्हीकल। बस, मोटर व्हीकल मतलब मोटर वाली गाड़ी। इस दुनिया में इतने सारे बाइक्स कंपनी है और आप इतने सारों का नाम सुने हो जैसे होंडा, यामाहा, रॉयल एनफील्ड। तो इतने सारे कंपनीज में टॉप में कौन सा है? तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से तो सबसे ऊपर टॉप में आता है होंडा मोटर्स और आप ये लिस्ट देख सकते हो। नंबर 1 पे है होंडा मोटर्स और इसका मार्केट वैल्यू है $48.174 बिलियन। और अब बताओ आप सेकंड नंबर पे कौन सा बाइक कंपनी आएगा? तो वो है सुजुकी मोटर्स, $22.409 बिलियन। उसके बाद आएगा बजाज ऑटो, $13.782 बिलियन। उसके बाद आएगा यामाहा कॉर्पोरेशन और इसका वैल्यू है $10.304 बिलियन। उसके बाद रॉयल एनफील्ड का जो कंपनी है, बुलेट का कंपनी आइचर मोटर्स, वो आएगा 5th नंबर पे $9.499 बिलियन। तो ये है बाइक के दुनिया के टॉप 5 कंपनीज। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना।
स्पेलिंग्स की दुनिया में आपने ये नोटिस किया होगा कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका स्पेलिंग आपको हर जगह अलग अलग देखने मिलता है। जैसे एक बेसिक सा वर्ड ले कलर, तो हमें रंग यानी कलर ये जो वर्ड है ये कभी COLOR देखने मिलता है और कभी COLOUR देखने मिलता है। और इस तरह के और जो वर्ड्स हैं उसका आप एग्जाम्पल्स यहाँ देख सकते हो। तो ये आखिर क्यों होता है? तो बात ये है कि दो ही कंट्री के इंग्लिश को पूरे विश्व भर में माना जाता है, USA और ये पूरा ब्रिटेन, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश। तो ये जो COLOUR है ना, ये ब्रिटेन का इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश, और COLOR ये छोटा वाला ये अमेरिकन इंग्लिश है। एक वर्ड है फ्लेवर, तो फ्लेवर में FLOVOUR ये ब्रिटेन का इंग्लिश है, और FLAVOR फ्लेवर ये हो गया USA का अमेरिकन इंग्लिश। दोनों जगह के इंग्लिश के बेसिक ग्रामर के रूल्स भी बहुत अलग है। और सबसे मेन बात करें तो हमारे इंडिया में इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश ही फॉलो होता है स्कूल्स में। तो हम लोग ज्यादातर COLOUR लिखते हैं ना कि COLOR। इसलिए आप ये पूरा लिस्ट देख सकते हो कि किस कंट्री में कौन सा वर्ड यूज होता है। आप ये पूरा लिस्ट देख सकते हो दोनों के कंपैरिजन का। वर्ड से और एक चीज मेरे को याद आया और वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने एक हॉरर वीडियो डाला था, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट अ हॉरर क्रीपीपास्ता स्टोरी। तो इसमें दिस वीडियो इज स्कैरी, आई गॉट चिल्स, ये कमेंट ठीक है मैं पढ़ा, बट इसमें बीच में जो ये कमेंट था कि मैं क्रीपीपास्ता खाना चाहता हूँ। क्या है ये क्रीपीपास्ता खाना? भैया मुझे क्रीपीपास्ता खाना है। क्रीपीपास्ता मतलब इंटरनेट पे मौजूद एक हॉरर स्टोरी। इसको पास्ता से क्यों जोड़ रहे हो तुम लोग? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना। मूवीज में आप वो सीन्स तो देखे होंगे फ्लाइट क्रैश का, जैसे ये फाइट क्लब का ये प्लेन क्रैश सीन जिसमें बीच में ही आसमान में प्लेन टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। या फिर वर्ल्ड वॉर Z ज़ॉम्बी मूवी का ये सीन जिसमें प्लेन बीच हवा में क्रैश होने लगता है। तो लकीली हमारी रियल दुनिया में ऐसा सीन कम ही होता है, बहुत कम। बट एक बार ऐसा एक अमेजिंग इंसिडेंट हुआ है ना रियल लाइफ में कि कुछ ऐसा सीन होने के बाद पायलट प्लेन को लकीली उतार दिया है। सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सबकी जान बच गई है। अप्रैल 28, 1988 दोपहर के 1:25 बोइंग 737 नाम का एक प्लेन हाइलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु तक जाने के लिए टेक ऑफ किया। हाइलो से होनोलुलु। प्लेन में टोटल 95 लोग थे। टेक ऑफ के बाद प्लेन नॉर्मली 24,000 फीट के एल्टीट्यूड पे चला गया, जैसे वो हमेशा उड़ते आया है, हमेशा की तरह 24,000 फीट पे। और फ्लाइट ऊपर जाने के बाद वो स्टेबल हो गया और सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था और पैसेंजर्स को अंदाजा भी नहीं था कि क्या होने वाला है। 1:48 पे अचानक से मिस्टीरियस तरीके से प्लेन का रूफ ही गायब हो गया। 18.5 फीट टोटल रूफ हवा में टूटकर बिखर गया। पायलट्स पीछे मुड़ के कॉकपिट का गेट ओपन किए तो उन्हें नीला आसमान दिख रहा था। उसके बाद प्लेन लेफ्ट और राइट रोल होने लगा और शेक होने लगा। फ्लाइट नीचे की तरफ आने लगा और दोनों पायलट्स जो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट था जहाँ पे वो पॉसिबली लैंड कर सके उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे, बट मैल फंक्शन के चलते सिग्नल नहीं जा रही थी। जब प्लेन 24,000 फीट से 14,000 फीट तक गिरते गिरते आया तब जाके सिग्नल नियरेस्ट एयरपोर्ट पे पहुंचा। 1:58 PM 10 मिनट के हाहाकार के बाद फाइनली पायलट ने प्लेन को सेफली लैंड कर दिया काहुलुई एयरपोर्ट के रनवे पे, जो कि नियरेस्ट एयरपोर्ट था। और उन पायलट का नाम था रॉबर्ट स्कॉन्स, जिनको अपने स्किल्स के लिए बहुत वाहवाही मिली। प्लेन्स में एक्चुअली फ्लाइट साइकिल होता है और आपको ये भी पता होगा कि टेक ऑफ के पहले अच्छे से प्लेन की इंस्पेक्शन की जाती है और ज्यादातर केसेस में वहीं पे कुछ गड़बड़ी का मालूम चलता है। तो आखिर ये इंसिडेंट हुआ क्यों? तो इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे पैसेंजर्स का इंटरव्यू हुआ और गेल यामामोटो नाम की एक पैसेंजर थी और वो इंटरव्यू में ये कही कि जब वो प्लेन पे चढ़ रही थी ना, बोर्ड कर रही थी, तब उसने क्रैक को नोटिस किया था प्लेन के लेफ्ट साइड में, बट वो छोटा सा क्रैक था इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया और किसी को बताना जरूरी नहीं समझा और बीच हवा में उसी क्रैक से फटना शुरू हुआ। हल्का शुरू होके पूरा फट गया। तो अगर आप सफर करते हो प्लेन में या फिर करने वाले हो
तो अगर आप ऐसा कुछ नोटिस करो प्लेन में तो सबको अवेयर जरूर कर दो, बता जरूर दो। 99% टाइम ऐसा कुछ नहीं होता ऑफ कोर्स, बट उस 1% की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो अवेयर करना बहुत जरूरी है। लाइफ में अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है और ऐसी इंसिडेंट्स हमें यही सिखाती है फ्यूचर के लिए। बाय द वे, ये इंसिडेंट बहुत डरावनी है अगर हम लोग अपने आप को उस जगह पे इमेजिन करके देखें तो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। एंड मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच। बाइक या कार परचेज करते समय आप इंजन के सीसी के बारे में तो जरूर सुने होंगे, बट क्या होता है ये सीसी? हीरो के बहुत सारे बाइक्स 125 सीसी के होते हैं, बुलेट 350 और 500 सीसी का होता है जनरली। कार्स जनरली 1200 सीसी से शुरू होते हैं। बट क्या है ये सीसी? आज तक किसी को मैं सिंपल भाषा में समझाते हुए नहीं सुना सीसी को, बट आज मैं आपको ऐसे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि हर कोई इसे समझ ले। सीसी का जेनेरिक फुल फॉर्म होता है क्यूबिक कैपेसिटी। बाइक के अंदर इंजन होता है, ठीक है, आप सबको पता है, और इंजन के अंदर मल्टीपल सिलेंडर्स का यूज किया जाता है, ऐसे गोल गोल सिलेंडर्स। किसी में 1 सिलेंडर, किसी में 4 सिलेंडर, किसी में 6 सिलेंडर। तो मेन बात यह है कि हर सिलेंडर के अंदर पिस्टन नामक एक पार्ट होता है जो कि अप एंड डाउन मूव करता है, ऊपर नीचे जाता आता है, और इसी पिस्टन के मूवमेंट के चलते गाड़ी का तेल जलता है और गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, और इस प्रोसेस को कंबशन कहते हैं। तो ये जो पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है ना, जिस हाईएस्ट ऊपर वाले पॉइंट तक ये ऊपर जाता है उसे कहते हैं टॉप डेड सेंटर, और पिस्टन जिस एरिया तक नीचे आता है लास्ट उसे कहते हैं बॉटम डेड सेंटर। तो जो ये पिस्टन ऊपर नीचे होते रहता है ये इसी टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच में होते रहता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। और एक बार ऊपर जाके ये नीचे आया तो उसी चीज को एक स्ट्रोक कहते हैं। एक स्ट्रोक, तो एक स्ट्रोक में ये पिस्टन जितना एरिया कवर कर रहा है ये होता है सीसी। ये जो आप अपने स्क्रीन पर पिस्टन देख रहे हो, इस पिस्टन के पास अप एंड डाउन करने के लिए कितना स्पेस है, कितना जगह ले रहा है ये, उसे कहते हैं सीसी। तो जो ये एरिया है जो ये ऊपर नीचे होकर कवर करता है टॉप से बॉटम, ये एरिया ही सीसी होता है। वो पिस्टन कितना जगह ले रहा है ऊपर नीचे होने में, कितना वॉल्यूम ले रहा है, यही एग्जैक्टली सीसी होता है। तो ये स्पेस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो एयर सक कर सकता है अपने अंदर, और एयर और फ्यूल मिलाकर ज्यादा पावर जनरेट हो सकता है। इसलिए बड़ी इंजन वाली गाड़ियों में ज्यादा सीसी होता है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े सिलेंडर्स और पिस्टन होते हैं, हेंस ज्यादा सीसी होता है। सीसी एसेंशियली फिजिकल स्पेस को ही कहते हैं। रॉयल एनफील्ड 350 सीसी का जो ये बाइक है इसमें एक ही सिलेंडर होता है और वही 350 सीसी का होता है। और जो BMW X1 कार है, इसको ले अगर हम लोग फॉर एग्जांपल, तो ये गाड़ी है 2000 सीसी का, बट इसमें 4 सिलेंडर होता है, मतलब एक सिलेंडर 500 सीसी का होता है और टोटल 4 मौजूद होता है कार के इंजन में। तो कोई कोई गाड़ियों में एक ही सिलेंडर में फुल सीसी होता है और कोई कोई गाड़ियों में सीसी जो है वो अलग अलग सिलेंडर्स में बटा होता है, जैसे कार्स में। और आपको पता है जब बाइक फुल स्पीड में चलती है तब अंदर का जो पिस्टन ऊपर नीचे मूव होता है वो बिल्कुल कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, पूरा जल्दी जल्दी ऊपर नीचे। Isn't that amazing? ये बात तो सही है कि जितना ज्यादा सीसी मतलब गाड़ी उतना पावर जनरेट कर सकती है, उतनी तेज चल सकती है। बट ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि गाड़ी में और भी बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ सीसी से ही हम लोग फुल गाड़ी को जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाकी पार्ट्स का भी इफिशिएंट होना जरूरी है, तब जाके परफेक्ट सीसी और परफेक्ट बाइक या कार बनती है। बट तब भी सीसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये मोटा मोटा पावर को डिपिक्ट कर ही देती है। इसीलिए इतने लोग कार या बाइक परचेज करने के पहले सीसी देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना। एंड मैं अपने इंस्टाग्राम का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच। याद है आपको साल 2008 का वो समय जब टाटा नैनो पहली बार लॉन्च हुआ था? तो आखिर क्यों फेल हो गया टाटा नैनो?
टाटा नैनो वो पहली कार थी जो कि सिर्फ 1 लाख रुपए में इनिशियली लॉन्च हुई थी, ताकि इंडिया में हर घर, हर मिडिल क्लास के घर पे कार हो। बट लोगों ने समय के साथ साथ रिजेक्ट क्यों कर दिया इस कार को, अच्छी डील होते हुए भी? देखो, ऐसे तो मल्टीपल कारण हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट कारण को सुनो। इस गाड़ी को एक टैग मिला था वर्ल्ड्स मोस्ट चीपेस्ट कार। ध्यान से सुनो, हर एक वर्ड हमारे दिमाग में एक स्पेसिफिक केमिकल को रिलीज करता है। जैसे अगर मैं कहूँ BMW कार, तो ये नाम सुन के दिमाग में एक स्पेसिफिक सा केमिकल रिलीज होता है जो कि BMW मार्केटिंग टीम आपके दिमाग में रिलीज करवाना चाह रही थी। एंड अब पूरे दुनिया में ऐसा हो रहा है एंड सबको सुन के अब कूल फील होता है। BMW, अगर मैं कहूँ पिज्जा, तो आपके दिमाग में एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो कि आपके दिमाग में फीलिंग लाता है, पिज्जा कितना टेस्टी है, आपको उस टेस्ट को रिमाइंड करता है। तो हर एक वर्ड के साथ एक स्पेसिफिक केमिकल रिलीज होता है ह्यूमन ब्रेन में, सब्जेक्ट टू कि वो ह्यूमन उस वर्ड के बारे में क्या सोचता है लास्ट बहुत सालों से। तो यहाँ टाटा नैनो में इसी मार्केटिंग के वर्ड में गलत हो गया। टाटा नैनो को टैग मिलना चाहिए था वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल कार। चीपेस्ट कार मिला, चीपेस्ट कार। चीप वर्ड तो चीप ही रहेगा ना, चीप मतलब सस्ती, चीप, चीप मैन, सस्ती। और साल 2018-19 में जब टाटा नैनो डिसकंटिन्यू हुआ, बनना बंद हो गया, तब इसका फाइनल कीमत जो उस टाइम चल रहा था वो था 2.59 लाख रुपए, जो कि ऑल्टो जैसे गाड़ी के करीब के प्राइस की थी। तो ये कोई खास डील नहीं लग रहा था लोगों को, क्योंकि टाटा कंपनी इतने सस्ते प्राइस को सस्टेन नहीं कर पा रही थी, इतने कम प्राइस को जारी नहीं रख पा रही थी। और उसी 2.5-3 लाख के प्राइस रेंज में कॉम्पिटिटर कंपनीज जो थी वो और भी बड़ी गाड़ियों को ला के रख दी थी। तो जो सपना रतन टाटा जी ने देखा था कि 65,000 की बाइक को छोड़कर अब हर इंसान कार ले लेगा, तो क्योंकि कार अपने प्राइस को ही सस्टेन नहीं कर सका एंड साल 2018-19 आते आते बाइक से 4 गुना ज्यादा कीमत नैनो के लिए देना पड़ रहा था। तो ये ऐसा डील था जो कि लोगों के मन में एक्साइटमेंट नहीं डेवलप कर पा रहा था। ट्रूथ ये है कि इंडिया में पर्सनल सेटिस्फैक्शन से ज्यादा कार लोग लेते हैं अपनी सोशल स्टैंडिंग को प्रूव करने के लिए कि हाँ मेरे पास कार है, तुम्हारे पास क्या है। और जो पहला पॉइंट था चीपेस्ट कार वाला, तो उस पॉइंट से साफ नजर आ रहा है कि टाटा नैनो लेके कोई भी इंसान अपना सोशल स्टैंडिंग प्रूव नहीं कर पा रहा था। जो नैनो ले रहे थे उसको देख के लोग हंसने लगे थे कि इसके पास तो नैनो, ऐसी क्या मजबूरी हो गई भाई नैनो ले लिया, ओह माय गॉड। तो लोग कुछ ऐसी बातें कर रहे थे रियली में। इसलिए हमें नैनो के कहानी से वर्डिंग का महत्व देखने मिलता है। वर्ल्ड्स मोस्ट चीपेस्ट कार की जगह इसको वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल का टैग मिलता तो शायद इसका इमेज इतना खराब नहीं होता लोगों के मन में। अफोर्डेबल सुनने में ठीक लगता है कि हाँ तुम्हारे पास अफोर्डेबल कार है, बट चीप सुनने में लगता है कि यार तुम्हारे पास चीप गाड़ी है। इसलिए लाइफ में कुछ भी प्लान करते समय या एज सिंपल एज स्टूडेंट्स को एग्जाम में लिखते समय वर्डिंग पे ध्यान देना चाहिए। इसलिए वर्डिंग मैटर्स। सो दैट वाज इट गाइज। ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। क्या आपको पता है कि धरती जो है वो स्पिन करती है 1000 माइल्स पर आवर के स्पीड पे, यानी 1609 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे, यानी करीब 460 मीटर्स पर सेकेंड के स्पीड पे, यानी लगभग आधा किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड पे। और इसका मतलब ये कि आप अभी आधा किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से घूम रहे हो, चल रहे हो धरती नामक इस गाड़ी में, और आपको पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि धरती का राइड बहुत स्मूथ है, जस्ट लाइक माई BMW X1, जीनियस लेवल शो ऑफ। और धरती का राइड बुलेट की तरह वाइब्रेट नहीं करता है, पता ही नहीं चलता। खैर, अगर धरती सीरियसली स्पीकिंग स्पिन करना बंद कर दिया तो क्या होगा? तो इसके लिए सोचो कि आप एक कार में हो और वो कार आधा किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है और आपने अचानक से ब्रेक मार दिया, तो वो कार रुक जाएगा बट आप आगे फेंका जाओगे। आपका बॉडी मोमेंटम के चलते
आगे की तरफ झुक जाएगा। अगर कोई कार आधा किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से जाए ना, तब आप शीशे से बाहर निकलकर कहाँ फेंका जाओगे पता नहीं चलेगा। तो धरती का भी ना कुछ वैसा ही हाल होगा। अगर धरती स्पिन करना बंद कर देना तो आप अचानक से ईस्ट के डायरेक्शन में आधा किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंका जाओगे। आप, सारे गाड़ी और सारे बिल्डिंग्स भी, और परमाणु हमले में सारे बिल्डिंग्स तहस नहस होते हैं, कुछ वैसा ही फील होगा। दैट्स गजब। सारे समुद्र का पानी मोमेंटम के चलते उछल जाएगा और कई कंट्रीज पूरा पानी में डूब जाएगा और कई कंट्रीज आधा पानी में डूब जाएगा। और अगर इंडिया की बात करें तो कोलकाता, कन्याकुमारी, चेन्नई वाला पूरा एरिया में भी डूब जाए। धरती स्टॉप होने के करीब 1 मिनट के अंदर समुद्र में ऐसी हलचल होगी कि सातों समुद्र 2 समुद्र में बदल जाएगा। 2 मेगा समुद्र, मेगा ओशंस फॉर्म हो जाएंगे और लगभग आधी आबादी खत्म हो चुकी होगी, थैनोस के स्नैप की तरह। और इस घटना के कुछ महीने बाद जो लोग बचे होंगे वो अनाज भी नहीं उगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि धरती अब रोटेट नहीं कर रही, बस स्टिल होके सन का चक्कर लगा रही है। तो इसके चलते 6 महीने सूरज दिखेगा और 6 महीने सिर्फ और सिर्फ मून दिखेगा, चांद दिखेगा। धरती जो है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड लॉस कर जाएगी, धरती अपना मैग्नेटिक फील्ड खो देगी, जिसके चलते धरती का ओजोन लेयर ब्रेक हो जाएगा और सारा सन का रेडिएशन धरती पे आने लगेगा। और इस घटना के 5-10 साल के अंदर ही पूरी धरती लाइफलेस हो जाएगी, नो प्राण नो जान। बट सबसे बेस्ट बात यह है कि हम लोगों ने इस आइडिया को जस्ट एक्सप्लोर किया है। ये पॉसिबल है ही नहीं कि धरती अचानक से रुक जाए। स्पेस में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि धरती के रोटेशन को इफेक्ट कर दे। एस्ट्रॉयड है, मून का टानना है, ऐसी चीजें धरती को इफेक्ट करती है, बट ये किसी चलते हुए ट्रेन का मच्छर से टकराने जितना मायने रखता है। यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा धरती के स्पीड को। अगर कोई बड़ी चीज टकरा जाए तब स्पिनिंग पे इफेक्ट हो सकता है, बट नासा ने जो प्रेडिक्ट किया है ना, उसके हिसाब से नेक्स्ट एटलीस्ट 500 सालों तक ऐसा कोई बड़ा कैटास्ट्रोफिक इवेंट नहीं होने वाला है। सिर्फ फिल्मों में ही होगा जो होगा। सो सिट बैक एंड रिलैक्स। ऐसी और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। अर्थ, हम लोग सब जानते हैं कि अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, लेकिन इसकी रेवोल्यूशन स्पीड पता है आपको कितनी है? इसकी रेवोल्यूशन स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। जितनी देर तक आप मेरी ये वीडियो देखे उतनी देर में अर्थ ने 6120 किलोमीटर ट्रैवल कर ली है। अमेजिंग बात तो यह है कि धरती अकेले ही नहीं बल्कि आपको भी साथ साथ ट्रैवल। ये दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसा कि आपको हमेशा दिखती है। दुनिया के शुरुआत से लेकर ही हम लोग ऐसी कई कहानियां सुनते हैं जिसमें कई लोग नॉर्मल कॉन्शियसनेस से बाहर निकलकर कई एंटिटीज को फील करते हैं, पैरानॉर्मल चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ध्यान से सुनो। एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन में एक बहुत बड़ा एरिया स्टोन से भरा हुआ है जिसको स्टोन फॉरेस्ट कहते हैं। और वहाँ पे आपको कुछ ऐसे स्टोन्स देखने मिलते हैं। इन स्टोन्स को आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ना कुछ पैटर्न्स दिखेंगे इन स्टोन्स में। ऐसा लगेगा कि इंसान का चेहरा और जानवरों का चेहरा बना हुआ है इन स्टोन्स में। और ऐसा भी लगेगा कि ये बना नहीं हुआ है एयर के चलते और इरोजन के चलते बना नहीं है नेचुरल तरीके से, बल्कि उसे बनाया गया है। साइंटिस्ट के हिसाब से ये रॉक फॉर्मेशंस 10,000 से भी ज्यादा साल पुराने हैं। जूलियो सी टैलो नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह पे इतनी सारी मिस्टीरियस चीजों को खोजा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। इनको इस जगह पे कई ममीज भी मिला है। और यही सब जब सुनने में आ रहा था ना, तब बहुत लोग इस जगह पे खुद ही जाकर ये देखना चाह रहे थे कि वहाँ है क्या और वहाँ पर क्या क्या पैरानॉर्मल चीजें होती है। तो ऐसी कई घटनाएं हुई जो कि ये दिखाती है कि यहाँ पे इंटर डायमेंशनल ट्रैवल भी पॉसिबल है। डॉक्टर रॉल रियो सेंटेनो, जो कि एक डॉक्टर और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, उनके पास एक ऐसी पेशेंट आई जिसका आधा बॉडी पैरालाइज हो चुका था। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम्हारा आधा बॉडी कैसे पैरालाइज हो गया।
डॉक्टर ने उसके ब्रेन स्कैन और बाकी चीजों से ये पता किया कि ऐसा कोई इंटेंस घटना हुआ नहीं है, ब्रेन में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। तो आखिर उस स्टोन जंगल के किसी एक जगह पे जाके वो पैरालाइज हो गई क्या? फिर उस पेशेंट ने पूरी कहानी बताई और ये सुन के आपका होश उड़ जाएगा। उसने ये कहा कि वो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग कर रही थी और नाइट के टाइम वो उस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर रही थी। तभी अचानक से उस फॉरेस्ट के एक जगह पे एक केबिन दिखा, एक पत्थर से बना हुआ काइंड ऑफ घर टाइप का, जिसका रियल पिक आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। और उसके अंदर से ना नाचने गाने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई म्यूजिक बज रहा है और अंदर कोई सेरेमनी चल रहा हो। और वो जब एक झलक देखी कि अंदर क्या है, तो उसे पुराने जमाने के लोग दिख रहे थे। ऐसा लगा कि 1700s के लोग सेरेमनी कर रहे हैं आपस में एक साथ। फिर वो क्यूरियोसिटी से उसके अंदर जाना चाहिए और जाने लगी। और वो जैसे उस गेट के पास आई, उसका बॉडी सक होने लगा, ऐसा जैसे कि वो किसी पोर्टल में सक हो रही है। कोई पोर्टल उसको अंदर की तरफ खींच रहा था। तभी उसकी बाकी फ्रेंड्स जो है वो आई और उसको वापस इस दुनिया में टांगने लगी। बट उसका आधा शरीर उस पोर्टल के अंदर घुस चुका था और जैसे उसको बाहर टाना गया, उसका आधा शरीर काम करना बंद कर दिया, पैरालाइज हो गया। उसके बॉडी का जो पार्ट पोर्टल में घुसा, उतने पार्ट का बॉडी का एनर्जी फ्लो जो है वो स्पेस टाइम के डिस्टॉर्ट के चलते पैरालाइज हो गया। ये शायद एक टाइम स्लिप की घटना थी, जहाँ पर टाइम स्लिप होने के चलते उसको 17th या 18th सेंचुरी दिखने मिला और उसी जगह पे उस टाइम लोग सेरेमनी कर रहे होंगे, जिसका टाइम स्लिप के चलते इसको झलक दिख गया। वो फीमेल आज तक रिकवर नहीं कर पाई। इस फॉरेस्ट का नाम है मार्कोआसी स्टोन फॉरेस्ट। उस केबिन के अंदर अचानक से ऐसा पोर्टल कैसे बन गया, ये आज भी एक मिस्ट्री है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। GTA 5 ये दुनिया के सबसे अमेजिंग नहीं बोलूंगा, पता अमेजिंग तो सबको पता है, इट्स एन अमेजिंग गेम। बट कमाने के मामले में भी इसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि जब ये गेम रिलीज हुआ था उसके 3 दिन के अंदर ही, मतलब आज रिलीज हुआ ना, तो कल परसों तरसों तक ये $1 बिलियन कमा चुका था। 7,000 करोड़ रुपए इतने सेल्स हुए थे। लोग ना पागल थे, लिटरली पागल हो गए थे इस गेम को लेने के लिए। इतना हाइप था इस गेम का। और ऐसा बात नहीं है कि रिलीज होने के बाद साइबरपंक की तरह लोग उसको बैकलैश किया या फिर अच्छा नहीं है, वो उस पे खड़ा भी उतरा और उस गेम को पूरे वर्ल्ड का जितना गेम है ना, सब में से मास्टरपीस माना जाता है, और रियल मास्टरपीस। इसको बनाने में सिर्फ $265 मिलियन लगे थे और ये 3 दिन के अंदर $1,000 मिलियन मतलब $1 बिलियन कमा लिया। बट मैं गेम्स के मामले में ना कुछ अपडेटेड डेटा खोज रहा था जो आज की है। ऐसा कहा जाता है कि साइबरपंक को डेवलप करने में GTA से भी ज्यादा लगा है, तो मुझे पता चला हाँ ये बात सच है गाइज। विकिपीडिया का आप अपडेटेड लिस्ट देख सकते हो। GTA 5 जो है ना वो अब 4th नंबर पे आ चुका है डेवलपमेंट कॉस्ट के मामले में। इसको बनाने में देखो ओरिजिनल कॉस्ट लगा था $265 मिलियन, बट डेवलपमेंट कॉस्ट के मामले में देखो नंबर 1 पे कौन है, साइबरपंक। इसको बनाने में $330 मिलियन लगे थे। बट ऑफ कोर्स हम लोग को पता है कि डेवलपमेंट कॉस्ट ये सब ठीक है, रिकॉर्ड है, बट कोई गेम प्लेयर्स के मन में कितना अपना बैठा पाती है इमेज, रेपुटेशन, वो ना मैटर करता है। तो ऑफ कोर्स मास्टरपीस तो GTA 5 ही है। तो इसमें जो सबसे 3 मेन कैरेक्टर है, ट्रेवर, फ्रैंकलिन और माइकल, ये तीनों के जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है ना, जो वॉइस दिए हैं, उनका फेस पता है इनके कैरेक्टर से मैच करता है लिटरली। इनका आप रियल का फेस देखो, ये है ट्रेवर का वॉइस ओवर देने वाले, ये है फ्रैंकलिन का वॉइस ओवर देने वाले, और ये है माइकल के वॉइस ओवर देने वाले। और ऑफ कोर्स इनका जब भी कोई इंटरव्यू कोई देखता है इंसान, तो उनको लगता है कि ये इतने ठीक ठाक कैसे बोल रहे हैं गेम में, मतलब गेम में तो एकदम पागल जैसा करते हैं। तो लोग ये कहते हैं ना कि वीडियो में इनको थोड़ा शांत देख के लग नहीं रहा है कि ये ट्रेवर, माइकल और फ्रैंकलिन है। तो समझो ना यार, गेम है ना, अब रियल में थोड़ी ना वो जाके सबको मारते रहेगा, लूटेगा, चोरी करेगा, ये करेगा। थोड़ी ना कोई एक्टर या फिर कोई आर्टिस्ट हमेशा अपने कैरेक्टर में ही रहता है ना। तो ये है वो 3 बंदे जिन्होंने तीनों का वॉइस ओवर दिया है इस पूरे धरती के सबसे लेजेंडरी गेम्स के 3 लेजेंडरी कैरेक्टर्स का वॉइस ओवर, ये तीनों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।